हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपको आज एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ाऊंगी। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाती जाऊंगी। आप क्या करो, आप बुक खोल कर रख लो। मैं आपको बताती जाऊंगी, समझाती जाऊंगी, स्टोरी जैसे मैं आपको समझाऊंगी समझाऊंगी। फिर इसके बाद में आप उसे रीड करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले बोला गया भाग वन में हमारे संवैधानिक ढांचा में मुझे क्या क्या पढ़ना होगा, इसके बारे में पहले मुझे जानना है कि मुझे क्या क्या पढ़ना होगा। पहला चैप्टर हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर लिखा संविधान का निर्माण। आखिरकार हमारा जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर थर्ड चैप्टर है हमारा संविधान की अवधारणा। जो हमारी संविधान की अवधारणा है उसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान की क्या अवधारणा है, लाइन बाय लाइन आराम आराम से पढ़ेंगे। ज़्यादा जल्दी नहीं कहीं की है, बस आराम आराम आपको पढ़ना है, उसे समझना है। एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से समझ जाओगे, ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर हमारा फोर्थ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हमारा फिफ्थ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना। और इसमें पता है मैंने नोट्स भी बनाए हैं, इसमें जो केस आए हमारे वो मैं आपको बताती जाऊंगी। फिर संघ एवं इसका क्षेत्र। संघ एवं क्षेत्र इसका क्या है, हमारा नगर पालिका। नगर पालिका के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। सॉरी, नागरिकता। नागरिकता नागरिकता के बारे में पढ़ाऊंगी। फिर मूल अधिकार हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब मूल कर्तव्य हमारे हो गए। इसमें कौन कौन से केस हमारे सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल से पूरा। फिर संविधान का संशोधन। हमारा जब संविधान का संशोधन हुआ है, कौन कौन से हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्ट दिए गए हैं। फिर हमारा संविधान की मूल अवधारणा। ये टोटल पूरे हमारे 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर में हमको ये पढ़ना है। पहले आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फर्स्ट सेकंड 2 बार क्लास लूंगी, ये सारे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी। क्या करूंगी, आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगी जैसे एक ही बार में आपको लर्न हो जाए, वो चीज़ आपको बार बार ना करनी पड़े। ठीक है, पहला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। का भारत में, पहले मैं आपको बता दे रही इसमें क्या क्या दिया गया है। 1608। 1608 में ये बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार हमारी भारत आई थी, व्यापार करने के लिए आई थी। और 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर एक्ट पे साइन करवाया था। फिर इसके बाद हमारी डेट डेट दी गई है 1765। 1765 की डेट दी गई है। 1765 डेट में क्या बताया गया है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसके दीवानी अधिकार ले लिए गए। चलो मैं आपको पढ़ती जा रही हूँ और सुनाती जा रही हूँ। थोड़ा स्लोली बोलूँगी, थोड़ा लाउड में मैं आपको नहीं बोल के बता रही। भारत में ब्रिटिश 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा इन्हें भारत में व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। इसमें ये बोला गया 1608 में हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। और 1600 में क्या हुआ, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा चार्टर एक्ट में साइन किया गया। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए गए। 1765 में क्या हुआ, 1765 तक जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी। जैसे ही हमारा 1765 में क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसके दीवानी अधिकार ले लिए गए। जैसे इसके दीवानी अधिकार ले लिए गए, यहाँ से कंपनी क्या हुई, एक क्षेत्रीय शक्ति बनने लगी। इसके पास पावर आ गया, राजनीतिक पावर आ गया, राजस्व शक्तियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गई हमारी। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया आरंभ हुई। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है। फिर लिखा है हमारा 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षता अपने हाथों में ले लिया। 1858 में क्या हुआ था, हमारा सिपाही विद्रोह हुआ। जब सिपाही विद्रोह हुआ तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जिसका जितना भी प्रशासन था, अब ब्रिटिश राज के अंडर चला गया पूरा टोटल। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। यह शासन यानी ताज का शासन कब तक जारी रहा, हमारा 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप से जारी रहा।
स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ तक यहाँ तक क्या हुआ हमारा, यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य 1946 में ईस्ट इंडिया यानी 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा अस्तित्व में आ गई। ये बोला जा रहा है ये हमारा ताज का शासन जब तक चलता रहा, जब तक हमको आज़ादी नहीं मिली। जब हमको आज़ादी मिल गई तो हमको क्या फीलिंग है, हमको एक ऐसा ऐसा संविधान बनाने की ज़रूरत है जो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हमारे पास एक संविधान होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, एक संविधान सभा का गठन कर लिया 1947 में। और हमारा 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, हमारा 1950 में हमारा संविधान अस्तित्व में आ गया। यद्यपि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन के ग्रहण की गई है। अब ये बताओ, जो हमारे अभी तक इतने टाइम से शासन कर रहे थे हमारे अंडर, उनके कुछ ऐसे तौर तरीके हमारे पास आ जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो यही बोला जा रहा है हम लोगों ने ब्रिटिश शासन के कुछ ऐसे तौर तरीके हम लोगों ने अपनाए संविधान में और राज्य व्यवस्था में, ठीक है। और जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित हुई। अब हम पढ़ेंगे कंपनी का शासन। कंपनी का शासन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कंपनी का शासन जहाँ तक होगा मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करा दूंगी, कंपनी के शासन में क्या क्या, लेकिन हाँ मैं आराम से पढ़ाऊंगी, आपको इसमें टाइम लगेगा पर आपको ये देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये कंपनी का शासन हमारा 1773 से 1858 तक की बात हो रही है हमारी। 1773 से 1858 यानी जब तक हमारा ताज शासन नहीं आया। इसमें क्या करूँगी मैं, आपको ऐसे पढ़ाऊंगी जैसे मुझे कुछ आता ही नहीं, मुझे समझ नहीं आता है, मुझे आपको लर्न कराना है। इसी वीडियो में आपको लर्न कराती चलूँगी, एक पॉइंट को 2 बार 3 बार जैसे ही बार बार करेंगे तो मुझे ऑलरेडी फिर ऐसे याद होता चला जाएगा हम लोगों को। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा है भारत, लिखा क्या लिखा है हमारा, हम लोगों ने क्या करें कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके 3 हमारे संविधान की महत्व है, इनके बारे में आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, इस अधिनियम का अधिकतम संवैधानिक महत्व था। यदा आ में क्या दिया गया हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। पहले में ये हमारा बोला गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कार्य होंगे, कार्यों को नियमित किया जाएगा और नियंत्रित किया जाएगा। पहली बार ब्रिटिश सरकार द्वारा ये पहला कदम उठाया गया था। सेकेंड पॉइंट में हमारा ये बोल दिया गया है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। देखो इसमें हमारे 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहले क्या बोला गया है हमारा, संवैधानिक महत्व में ब्रिटिश सरकार के जितने भी कार्य होंगे उन कार्यों को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये उठाया गया पहला कदम था। मान लो ऐसे पहले एक्ट नहीं आते थे, जो भी आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निकाले जाते थे। और सेकेंड पॉइंट में हमारा ये बोला गया है कि अब क्या होगा, जो ईस्ट इंडिया के कंपनी के जितने प्रशासनिक राजनीतिक जितने भी कार्य होंगे इनको मान्यता दे दी गई हमारी। और थर्ड पॉइंट में हमारा ये बोला गया है पहली बार हमारा भारत में क्या हुआ, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है। ऐसे आपको याद रखना है कि मैंने तीनों पॉइंट आपको मैंने समझा दिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार क्या करो इसे आप रीड कर लो, ठीक है। मैं कुछ सेकेंड 1 मिनट रुक जा रही, ठीक है। चलो आई होप कि आपने इस पढ़ लिया होगा, बस की पॉइंट आपको देखना है और पढ़ना है। इसके देखा इस अधिनियम का प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी, इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी किस प्रकार थी ये तुमको बताना है। आखिरकार जो ये हमारा एक्ट है, इस एक्ट के क्या क्या विशेषताएं हैं, प्रावधान क्या हमारे कौन कौन से दिए गए हैं, इनके बारे में आपको डिटेल्स पढ़ाने वाली हूँ। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, आराम से बोला जा रहा है, जो हमारे बंगाल के गवर्नर थे
अब बंगाल के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। और इनकी सहायता के लिए, किनकी सहायता के लिए, इनकी सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य होंगे हमारे। और पहले हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल, जो बंगाल के थे ना, उनके गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। शायद आपको ये याद हो गया हो। 1 पॉइंट, 3 पॉइंट हम लोगों ने संवैधानिक महत्व के बारे में सीखा। ये 1 पॉइंट हम लोगों ने क्या सीखा है, इसके प्रावधान। बंगाल के गवर्नर जनरल, एक कार्यकारी परिषद जिसमें 4 लोग थे, और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में हमने पढ़ लिया पूरा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट के बारे में, ठीक है, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। सेकंड पॉइंट, ध्यान से सुनना, फोकस लगा के आपको सीखना, मैं इसीलिए आराम आराम से आपको पढ़ा रही हूँ। बोला जा रहा है जो हमारे मद्रास और बम्बई, इसके जो गवर्नर जनरल थे हमारे, मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर जनरल थे, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करेंगे। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये नहीं था। पहले क्या था हमारा, जितनी भी प्रेसिडेंसियाँ थी, प्रांतों में अलग अलग प्रेसिडेंसियाँ थी, जैसे गोवा की अलग हो गई, जो हर एक चीज़ की अलग अलग प्रेसिडेंसियाँ थी। पर इसमें क्या किया गया, मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसियाँ हैं उनको अपने अंडर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया। पहले से भी अलग अलग थी। सेकेंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में हमारा क्या समझा रहा है हमको। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, ध्यान से सुनना। थर्ड पॉइंट हमारा क्या दिया गया, तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। चलो, थर्ड पॉइंट बोल रहा है, अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस थर्ड पॉइंट में ये बोला गया है हमारा कि इस अधिनियम के द्वारा, जो ये एक्ट है मेरा रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे हमारे। ठीक है, और क्या बोल रहा है इसमें हमारा, फोर्थ पॉइंट ध्यान से सुनना। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, देखा, इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, जितने भी हमारे कंपनी के कर्मचारी थे वे अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, ना ही वो भारतीय लोगों से रिश्वत या फिर उपहार ले सकते हैं हमारे। ये हमारा हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में हमारा क्या बोला गया, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को दे दी। देखो, फिफ्थ पॉइंट में हमारा क्या बोल रहे, तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। लिखा है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया, क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो हमारी कंपनी की गवर्निंग बॉडी होगी, ये कंपनी पर नियंत्रण सशक्त करेगी, और इसको क्या शक्ति दी गई, क्या पावर दी गई कि भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देगा। यानी हमारे यहाँ की जानकारी ब्रिटिश सरकार को दी जाएगी, राजस्व मामले की, नागरिक और पूरे सैन्य मामलों की जानकारी हमारे ब्रिटिश सरकार को दी जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।